आईपीएल 2024 का ऑक्शन समाप्त हो चुका है और अब केवल गॉसिप बचा है और खासकर खेल प्रशंसकों के बीच ना चर्चाओं का दौर चल रहा है कि कौन सी टीम ने अच्छा किया, कौन सी टीम ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और कौन सी टीम अच्छा करेगी इस आईपीएल में। तो देखिए, सारी टीमें की बातें होती रहती है, लेकिन एक टीम पे सबके स्पेशल नजर रहती है, वो चाहे उनके प्रशंसक हों या उनके विरोधी हों। क्यों? क्योंकि वो टीम ऐसी है ही, वहां पे एक ऐसा खिलाड़ी बैठा है ना जो दिमाग से खेलता है। और सबसे बड़ी बात, हर बार उस टीम की आईपीएल ऑक्शन में खासियत ये रहती है ना, जिन प्लेयर्स से कोई उम्मीद नहीं करता है उनको वो कम पैसे में लेके फिर ऐसा परफॉर्म करवा देती है कि फिर विरोधी भी हक्के बक्के रह जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और आपने सही गेस किया, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सीएसके टीम की, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की। और खासकर हम देखेंगे कि क्या इस बार भी एमएस धोनी का दिमाग फिर से सुपर कंप्यूटर से तेज चला है और क्या रही उनकी आईपीएल में ऑक्शन की रणनीति और क्या वो विरोधियों को एक बार फिर से ऑक्शन में मात दे पाए हैं या नहीं दे पाए हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यार, एमएस धोनी का वीडियो है, आईपीएल में सीएसके का वीडियो है, तो जल्दी से आप पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता रहता है। और उसके अलावा देखिए, जो भी नए यूजर है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा दीजिएगा कि नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो भी वीडियो आए आपको टाइमली मिलता रहे। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में चेन्नई सुपर किंग्स की, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्या क्या देखेंगे कि क्या सीएसके ने किन प्लेयर्स को रिटेन किया था। अब उसके बाद फिर हमें देखना है कि क्या उनका ऑक्शन सही गया। अब सही जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि उनकी टीम में क्या कमी थी, क्या उस कमी को पूरा कर पाए हैं, और पूरा कर पाए हैं तो क्या उसके लिए ज्यादा पैसे खर्च किए कि कम किए। क्यों? क्योंकि भाई एमएस धोनी की टीम है ना, तो हमेशा ये कम पैसे पे काम कर जाती है और लोगों को पता भी नहीं चलता। तो सारा कुछ देखेंगे कि सीएसके ने क्या किया है इस बार, क्या सबको हैरान किया है या फिर खुद ही परेशान हो गए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किन प्लेयर्स को इन्होंने रिटेन किया था। तो लगभग अच्छे खासे प्लेयर्स को इन्होंने रिटेन किया था। कोर जो था टीम का ना, वो बचा के रखा था। कुछ प्लेयर्स मजबूरी में गए और कुछ जिनका यूज नहीं कर रहे थे उनको छोड़ दिया। तो मजबूरी में जैसे जो प्लेयर गए, बेन स्टोक्स, वो इस साल आईपीएल नहीं खेलने वाले थे तो वो चले गए। अंबाती रायडू ने रिटायरमेंट ले लिया, वो चले गए। बाकी कोई ऐसा प्लेयर नहीं गया जिससे इस टीम को ना ऐसा लग रहा हो कि टीम पूरी तरह से टूट गई हो, और ये टूटती भी नहीं है भाई। तो ये है इनका रिटेन प्लेयर का लिस्ट। ट्रेड किसी को इन्होंने नहीं किया। अब बात करते हैं, अगर ये आप लिस्ट पूरा देखेंगे ना, तो जो एक प्लेइंग 11 बनाएंगे, मैं वो डिटेल में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इसका हमने एनालिसिस पहले ही कर लिया था कि ऑक्शन में किसको टारगेट करेंगे। और अगर वो वीडियो आपको याद होगा ना, जिसको भी याद है कमेंट करके बताइएगा, लगभग वो सारे प्लेयर इसमें आए हैं जिसकी हमने बात की थी। तो ठीक है, तो देखते हैं कि इनका ऑक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट था, कहां पे ये लैग बिहाइंड कर रहे थे। तो जब आप इनका प्लेइंग 11 बनाते हैं ना, उस समय जब रिटेन प्लेयर की लिस्ट थी, तो कहां लैग बिहाइंड कर रहे थे। एक तो इनको चाहिए था बेन स्टोक्स का रिप्लेसमेंट, जाहिर सी बात है, एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, खासकर पेस बॉलिंग ऑलराउंडर जो इनको कुछ ओवर्स दे सके, 1-2 ओवर, और ऊपर से स्पिन का वो अच्छा प्लेयर हो। क्यों? क्योंकि इनके मोस्ट ऑफ द मैचेस कहां होते हैं, चेन्नई में होते हैं। और चेन्नई की पिचेज कैसी होती हैं, स्लो होती हैं, वहां पे थोड़ा सा टू पेस विकेट होता है, तो बल्लेबाज भी तगड़ा होना चाहिए और फिर उसको क्या ये कमी पूरा कर पाए वो भी देखेंगे। तो पहला इनको चाहिए था रिप्लेसमेंट ऑफ बेन स्टोक्स। वो एक ऐसा ऑलराउंडर हो जो बैटिंग में कॉन्फिडेंस दिखाता हो, जल्दी टूटता ना हो और प्लस बॉलिंग भी कर सके। ठीक है, एक चाहिए था इनको ये। दूसरा क्या चाहिए था, अंबाती रायडू का रिप्लेसमेंट चाहिए था, और अंबाती रायडू आजकल नीचे ही आ रहे थे, तो बेसिकली एक फिनिशर टाइप भी उनके जगह ले सकते थे। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा प्लेयर जो स्पिन ठीक ठाक खेल सकता हो, तो उनका रिप्लेसमेंट चाहिए था उनको। तो ये दूसरा इनका कमी था। तीसरा क्या था कि इनके डेथ ओवर्स में अच्छे गेंदबाज नहीं थे, तो इनको डेथ ओवर स्पेशलिस्ट चाहिए था जो कि अच्छा खासा कर सके, खासकर किस पिच पे, चेन्नई की पिच पे। और चेन्नई की पिच में क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि पूरी दुनिया की पिच एक तरफ होती है पूरे आईपीएल में, लेकिन चेन्नई की पिच ना अलग ही होती है। तो वहां पे अच्छा करने वाला इनको एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट चाहिए था। वो ओवरसीज भी हो सकता था और वो डोमेस्टिक भी हो सकता था। ये कमी हमने पहले भी देखा था और हमने ये भी बोला था कि इनको ये टारगेट करेंगे। तो ये 3 कमियां थी सीएसके में। एक अच्छा डोमेस्टिक पेसर चाहिए था इनको, एक अच्छा ओवरसीज पेसर चाहिए था, उसके अलावा रिप्लेसमेंट ऑफ अंबाती रायडू चाहिए था, या एक फिनिशर ले लेते तब भी काम चल जाता क्योंकि इनका मिडिल ऑर्डर अच्छा है, और उसके अलावा बेन स्टोक्स का रिप्लेसमेंट चाहिए था। तो ये तो था इनकी कमी। अब देखना है क्या वो कमी पूरा हो पाई। अगर पूरा हो गई तो ये ऑक्शन
ऑक्शन टेबल पे सफल हैं, कम पैसे में पूरा हो गई तो और भी सफल है, क्योंकि भाई अगर आप धोनी है, दिमाग से धोनी है, तो फिर टीम का फायदा ना हो तो फिर क्या धोनी है। तो वही देखना है कि धोनी का दिमाग फिर से सुपर कंप्यूटर से तेज चला कि नहीं चला। तो अब देखते हैं इन्होंने किन प्लेयर्स को लिया है, ज्यादा लिस्ट नहीं दिखाई देगा। अब जो प्लेयर्स लिए हैं, डेरी मिसेल 14 करोड़ में, समीर रिजवी 8.4 सीआर में, ये थोड़ा सा सरप्राइज रहे। फिर आते हैं मुस्तफिजुर रहमान 2 करोड़ में, रचिन रविंद्र 1.8 सीआर में, अंबाती रायडू नहीं, शार्दुल ठाकुर 4 करोड़ में, और अरावली अवनीश 20 लाख में। ठीक है, ये इन्होंने प्लेयर्स लिए हैं। तो अगर आप इसमें देख रहे होंगे ना, तो जो इनका ऑक्शन से पहले कमी था वो सारा इन्होंने पूरा कर दिया। अब कैसे किया वो भी देखते हैं। पहले इनको चाहिए था एक अच्छा ऑलराउंडर जो स्पिन का अच्छा प्लेयर हो। तो अगर आपने वर्ल्ड कप देखा होगा या फिर अभी देखा होगा बांग्लादेश सीरीज, तो इस समय हाथ से पड़ रहे हैं डेरी मिसेल स्पिन को। ठीक है, और प्लस इनके कटर्स जो हैं, ये बेसिकली कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रभावी हो सकते हैं। कहां पे? चेन्नई पे। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसे बल्लेबाज है जो टीम को लेके भी चल सकते हैं और अपोजिशन को दे के भी चल सकते हैं, मतलब छक्के भी लगा सकते हैं आराम से। तो ये इनका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी। और वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस से स्पिन को अगर कोई खेल रहा था ना, तो वो डेरी मिसेल थे। ठीक है, तो यहां पे ये पूरी तरह से पास रहे हैं। और बजट भी ज्यादा नहीं गया है, 14 करोड़ में। भाई लोग 25-25 करोड़ में मिसेल स्टार्क लेके आ रहे हैं, तो यहां पे तो एक अच्छा ऑलराउंडर लेके आए हैं, ये जो बॉलिंग भी कर सकता है प्लस बैटिंग में अच्छे फॉर्म में है। तो 14 करोड़ में इन्होंने इनको ले लिया। उसके अलावा जो हमने बोला एक ओवरसीज पेस बॉलर इनको चाहिए, तो अब वहां पे इन्होंने लिया है मुस्तफिजुर रहमान को। अब यहां पे दिमाग क्या काम किया है उसे ध्यान दीजिएगा। दिमाग यहां पे इनको ये काम किया है कि भाई 14 में से 7-8 मैचेस तो ये खिलाएंगे। कहां पे खेलेंगे? चेन्नई में खेलेंगे। अब चेन्नई में खेलेंगे तो वहां पे आप स्टार्क लेके ना कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। रीजन क्या है? वहां पे चाहिए ऐसे गेंदबाज जो कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, स्लोअर वंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये किसके साथ गए? मुस्तफिजुर रहमान, जो कि वन ऑफ द टॉप बॉलर माने जाते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में कटर्स के लिए। और जब जब स्लो विकेट होता है, आप देखिएगा ना, दुनिया के सारे बॉलर एक तरफ, मुस्तफिजुर रहमान एक तरफ। तो ये कटर्स वाले पिच पे जहां पे इफेक्टिव होते हैं कटर्स ना, ये अलग लेवल के गेंदबाज बन जाते हैं। इस समय आप देख रहे होंगे बैटिंग ट्रैक है, पाटा है, तो इनका यूज नहीं रहता। लेकिन जब स्लो ट्रैक होता है ना, तो ये बंदा कुछ अलग लेवल में निखर के आता है। और 2 करोड़ में इनको मुस्तफिजुर मिल गए। तो इन्होंने क्या किया है, 6-7 मैचेस जो चेन्नई में होने वाले हैं ना, उसकी प्लानिंग की है कि डेथ ओवर में ये इनको खिला सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक टैलेंटेड ऑलराउंडर जो आने वाले समय में स्टार हो सकता है, प्लस मोइन अली का इनको मतलब वो लग रहा था कि भाई फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसका रिप्लेसमेंट भी इन्होंने लिया है। रचिन रविंद्र, ये भी स्पिन अच्छा खेलते हैं, प्लस कुछ ओवर्स दे सकते हैं। हालांकि T20 में अभी इनका कैपेबिलिटी कुछ खास पता नहीं चला है, लेकिन इनको इन्होंने रख लिया क्योंकि कम पैसे में मिल रहे थे और आगे वाले दिनों के ये स्टार प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप के वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर हैं। फिर आते हैं शार्दुल ठाकुर, एक इंडिया का डोमेस्टिक बॉलर इनको चाहिए था जो कि डेथ में कर सकता है। और ये चेन्नई में इनकी बॉलें फंसेंगी, लेंथ बॉलों का तो प्रयोग करते ही करते हैं, स्लोअर रन्स का भी प्रयोग करते हैं। तो शार्दुल ठाकुर इनको बैटिंग डेप्थ भी दे जाते हैं, प्लस इनके पास अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं। अगर पिटाई हुई तो इनके ओवर कम भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और डेथ में भी बॉलिंग करके कई बार ये विकेट लेके जाते हैं। तो शार्दुल को भी ले लिया। ये भी हमने ऑक्शन में कहा था कि रविंद्र के साथ ये जा सकते हैं, मिशेल के साथ जा सकते हैं, शार्दुल के साथ जा सकते हैं। तो ये कुछ प्लेयर थे। बाकी 2 प्लेयर को लेने में सरप्राइज किया है। एक है समीर रिजवी। अब इनको क्यों लिया है ये भी हम देखेंगे। काफी टैलेंटेड हिटर हैं और उसके अलावा ये स्पिन बहुत ही तगड़ा खेलते हैं और आने वाले दिनों के स्टार हो सकते हैं। हालांकि कई बार टीमों को लगता है कि नहीं अच्छा कर सकते हैं तो ले लेते हैं, बाद में हो सकता है वो बैकफायर कर जाए, लेकिन इनकी जगह शायद प्लेइंग 11 में बनेगी ही नहीं। ये रखे हुए हैं एक्सपीरियंस देने के लिए, आगे वाले सालों में इनको यूज करेंगे। उसके अलावा एरावेली अवनीश जो कि अंडर 19 से खेल चुके हैं इंडिया से, ये भी खेल चुके हैं नो डाउट, लेकिन अभी इन्होंने 163 या 64 रन का एक बेहतरीन नॉक खेला जहां पे इंडिया अंडर 19 हार रही थी। लेकिन अभी इनसे ज्यादा उम्मीद मत करिएगा, बहुत ज्यादा इनका एक्सपीरियंस नहीं है। कूच बिहार ट्रॉफी और विनू मांकट ट्रॉफी में भी इन्होंने अच्छा खासा किया हुआ है। तो मतलब लगभग सारे बेस जो हमने देखा, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट इनको मिला है मुस्तफिजुर रहमान के रूप में, शार्दुल के रूप में। ठीक है, स्पिन का अच्छा प्लेयर मिला इनके पास डेरी मिशेल के रूप में, और अंबाती रायडू जैसा प्लेयर जो स्पिन को अच्छा खेल सकता है मिला इनको समीर रिजवी के रूप में। स्पिन तो अच्छा डेरी मिशेल भी खेल सकते हैं। तो मतलब लगभग सारे बेस इन्होंने कवर कर लिए और पैसे भी ज्यादा कवर नहीं किए हैं, केवल इनके थोड़ा सा उसमें इन्होंने पैसे लगा दिए, नहीं तो पैसे भी ज्यादा नहीं लिए। और 1.8 सीआर में एक स्मार्ट बाई कर लिया रचिन रविंद्र का। तो ओवरऑल ऑक्शन इनके लिए अच्छा गया है, मतलब जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे वो लेके गए। अब थोड़ा सा लोगों का भाई ये है कि समीर रिजवी है कौन, तो देखिए यूपी के हैं ये। और सबसे बड़ी बात, अभी जो यूपी T20 लीग हुआ था ना, जैसे तमिलनाडु प्रीमियर लीग ये सब होता है, तो उसमें इन्होंने 2 सेंचुरी लगाया। फास्टेस्ट सेंचुरी भी इन्हीं के नाम है और काफी अच्छा 6 हिटिंग मशीन के नाम से जाने
जाने जाते हैं और इनको सुरेश रैना का राइट हैंडेड वर्जन भी बोला जाता है। और स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, पहले ओपन करते थे, जब लगा कि स्पिन अच्छा खेल रहे हैं तो इनको मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट कर दिया गया। इवन ये फिनिशर की भी भूमिका निभा सकते हैं। और सैयद मुश्ताक T20 में देखेंगे ना तो 11 मुकाबलों के 9 इनिंग में 295 रन बनाए 49 के एवरेज से, मतलब टीम को लेके भी चल सकते हैं। तो जरूरत पड़ी, क्योंकि रहाड़े फॉर्म में नहीं है, तो वो प्लेस समीर रिजवी को दिया जा सकता है। तो इनको भी लेने में एक मास्टरमाइंड का काम था वहां पे। प्रूवन परफॉर्मर है, अभी डोमेस्टिक क्रिकेट के बड़े लेवल पे हो सकता है फ्लॉप हो जाए, लेकिन भाई रिस्क तो लेगी सीएसके। तो ये इनके आने से भी एक एक्स्ट्रा बैकअप मिल गया है, और वो मिडिल ओवर का। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका प्लेइंग 11 मोस्ट ऑफ द मैचेज में होगा क्या, और कुछ अगर चेंज होगा तो क्या हो सकता है। तो देखिए अब इनके टीम का प्लेइंग 11 देखिएगा। ओपन कौन करेंगे? ऋतुराज, डेवन कॉनवे। वन डाउन मोइन अली, रचिन रविंद्र में कोई आ सकता है, ज्यादा चांसेस है मोइन खेलेंगे, लेकिन कभी कभी रचिन रविंद्र को भी देख सकते हैं। या तो डेरी मिशेल को ये वन डाउन भेजेंगे कि ये आराम से खेल के जब हिट करना हो, खराब बॉलें मिले तो खराब हिटिंग करें, बाकी सबको हिटिंग का जिम्मेदारी दे सकती है ये टीम, क्योंकि इनके ओपनर्स कैरी फॉरवर्ड करते हैं। फिर उसके बाद एक डेरी मिशेल है जो कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं, और बाकी सब तगड़े हिटर है। अजिंक्य रहाणे का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो प्लेइंग 11 में रहेंगे नहीं। शिवम दुबे स्पिन के अच्छे हिटर, डेरी मिशेल स्पिन के अच्छे हिटर, तो ये लोग हो सकते हैं। अब 7वें नंबर पे ये समीर रिजवी, तुषार देशपांडे और मुकेश चौधरी किसी का यूज कर सकते हैं। अगर इनको पार्ट टाइमर्स का यूज नहीं करना है तो तुषार देशपांडे या मुकेश चौधरी में से किसी को खिलाएंगे, नहीं तो ये समीर रिजवी को भी रख सकते हैं हिटिंग के लिए, क्योंकि अच्छा हिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद रविंद्र जडेजा है, शार्दुल ठाकुर है, दीपक चहर है। अब थोड़ा सा इनका ये देखिएगा कि भाई अगर ये समीर रिजवी को खिला देते हैं ना तो इनका बैटिंग डेप्थ कहां तक होगा। 10वें नंबर तक बैटिंग डेप्थ है, बॉलिंग इनकी अच्छी है, इनके पास हिटर्स तगड़े हैं, स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, और टीम को एक मतलब 2-3 एंकर हैं प्लस 3-4 हिटर हैं इस टीम के पास। और दीपक चहर भाई वनडे में हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं इंडिया से, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये भी बैटिंग कर लेते हैं, मतलब इनका बैटिंग डेप्थ बहुत ही तगड़ा है। उतना ही अच्छा इनके पास स्विंग गेंदबाजी है, दीपक चहर के रूप में वन ऑफ द टॉप स्विंग गेंदबाज है वर्ल्ड क्रिकेट का। मथिस पठिराना है जो डेथ में गेंदबाजी कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द मैचेज में ये खेलेंगे, लेकिन तिच्छड़ा को भी खिलाया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन पिच कंडीशन। और अगर चेन्नई में मैच हुआ तो ये मुस्तफिजुर के साथ भी जा सकते हैं, धोनी का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो यहां पे वो मुस्तफिजुर, तिच्छड़ा या पाठिराना का यूज करेंगे। और यहां पे अगर इनको एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना है तो तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी का यूज कर सकते हैं। इनके पास स्पिनर अच्छे हैं प्लस हिटर्स तगड़े हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे ना, नाम बड़े नहीं है लेकिन टीम बहुत ही बैलेंस है, प्रूफन परफॉर्मर है। मतलब अगर आप टीम देख रहे होंगे ना तो कहीं से इनके टीम में कमी नजर नहीं आ रही है। डेथ के 2-3 ऑप्शन हैं, मूवमेंट कराने वाले 2-3 ऑप्शन है। दीपक चहर तगड़ा मूवमेंट कराते हैं, मुकेश चौधरी तगड़ा मूवमेंट कराते हैं, वो है। प्लस पार्ट टाइमर्स में इनके पास डेरी मिशेल हैं, शिवम दुबे हैं, मोइन अली हैं, उनको यूज किया जा सकता है। मिस्ट्री स्पिन चाहिए तो किसी पिच पे जहां टर्न रहेगा तिच्छड़ा को ये खिला देंगे, मिस्ट्री स्पिनर है, कटर्स का स्पेशलिस्ट है, और 150 पेस गेंदबाजी करने वाले पाठिराना भी है। शार्दुल के रूप में लॉर्ड ठाकुर भी हैं जो रह रह के रन भी बना सकते हैं, विकेट भी ले सकते हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे तो इनके सारे बेस कवर्ड है, और एक एक पोजीशन के लिए ना कह सकते हैं इसी प्लेइंग 11 में कम से कम 2-2 ऑप्शन है। तो इससे अच्छा क्या लेंगे? तो ये है सीएसके का पूरा ऑप्शन का एनालिसिस कि दिमाग से पूरी तरह से धोनी ने खेला है अपोजिशन के साथ, कम पैसे में एक अच्छी टीम बना के लेके गए हैं, और जो कमियां थी टीम की उसको इन्होंने पूरी तरह से पूरा कर दिया है। और ऑक्शन में सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप जो कमी है उसको पूरा कर दिए ना तो फिर आप ऑक्शन में सफल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, लगभग सारी कमी पूरी है। बस एक जगह मैं थोड़ा सा मिस्टेक मानता हूं, वो क्या कि ओवरसीज में ना मुस्तफिजुर से कोई अच्छा गेंदबाज होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि पाठिराना हर जगह मतलब थोड़ा सा इंजरी प्रोन है, उनको इंजरी होता रहता है। और मुस्तफिजुर को आप बैटिंग ट्रैक पे नहीं खिला सकते, या जहां मूव हो रहा है ना वहां नहीं खिला सकते, तो वहीं पे थोड़ा सा रिस्क है। नहीं तो इनकी टीम ने ऑक्शन में बहुत अच्छा किया है। तो अगर आप मुझसे बोलेंगे कि ऑक्शन में इन्हें 10 में से कितना मार्क देना होगा, तो मैं वो जो पेस वाला डिपार्टमेंट है ओवरसीज वाला, वहां पे 1 नंबर कट करूंगा। 10 में से 9 नंबर, और खासकर उसे 9.5 कर सकते हैं, क्योंकि कम पैसे में इन्होंने वो टीम बनाई है, दूसरों की तरह पैसे लुटाए नहीं है, और टीम इनकी बन के तैयार है। एक एक पोजीशन के लिए 2-2 प्लेयर हैं इनके पास, और टीम काफी अच्छी दिखाई दे रही है। फ्यूचर का भी इन्होंने ध्यान दिया हुआ है। तो यकीन मानिए नॉकआउट तो कंफर्म पहुंचने वाले हैं, और सरप्राइज मत होइएगा कि एक बार फिर से ये फाइनल जीत जाए। और उसके अलावा कुछ फ्लोटर्स का मैंने नाम दिया है जो रह रह के खेलते हुए दिखाई देंगे। मुकेश चौधरी हैं, सेंटनर हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, मुस्तफिजुर रहमान, डिपेंडिंग अपॉन पिच सिचुएशन। तो ये है सीएसके का पूरा एनालिसिस, और कह सकते हैं कि इस बार फिर से दिमाग से धोनी का जो बात होती है ना वो चला है, और उनके मास्टरमाइंड के आगे विरोधी हैरान रह गए, परेशान रह गए। और ऑक्शन में कुल मिला के
सीएसके ने बहुत अच्छा किया है। आपका जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि भाई जब दो धारी नहीं कह सकते हैं, डुअल तरफ से कन्वर्सेशन रहती है तो काफी अच्छा लगता है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और भाई चेन्नई के फैन है ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ऐसे ग्रुप में शेयर कीजिएगा जहां चेन्नई के और भी फैन हो, उनको भी पता चले कि कैसा किया है सीएसके ने। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग टीम के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।